हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हुकूमत का अडयाला जेल में बानी से मुलाकात पर पाबंदी का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद किसी का बानी से मुलाकात का 1% इम्कान नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक बयान। दूसरी तरफ अलीमा खान और बानी की बहनों को अडयाला रोड के फैक्ट्री नाके पर पुलिस ने रोक लिया। हुकूमत और पीटीआई की बढ़ती हुई सियासी कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी? डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई की सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। तमाम नजरें इस अहम तरीन इलेक्शन पर। हुकूमत और अपोजिशन में एक बार फिर इंतखाबी मार्का होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा सेनेट की आईटी कमेटी का अहम इजलास। मोबाइल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरान को हजारों डॉलर्स मुआवजा देने का इंकशाफ। मोबाइल सर्विस बंद होने पर सेनेटर अताउर रहमान कमेटी में बोल पड़े। हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह ने एक ताकतवर खातून का 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर होने का इंकशाफ कर दिया। सेनेटर पलवशा खान भी बोर्ड में सिफारशी मेंबरान को हजारों डॉलर्स अदा करने पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर अफसरान को कमेटी में मुसलसल तनकीद का सामना। सेनेट आईटी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी हम जानेंगे रऊफ लासरा की जबानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। मरवत साहब, अब जो है वो जिस किस्म के हालात सख्ती के हालात नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें अब हुकूमत कह रही है कि अब या तो -1 जो है वो कर दे पीटीआई, वरना पीटीआई ही जो है वो -1 हो जाएगी। और जिस राह पे जिस ट्रैक पे जो है वो चल रही है इस वक्त पीटीआई, वो वही है जो एमक्यूएम ने अपनाई थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया राबिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो फिक्रों की जंग है। एक नैरेटिव बयानिया वो है जो अडयाला जेल से आता है, और एक सोच या फिक्र जो है वो उन पार्टी रहनुमाओं की और पार्लियामेंटेरियंस की है जो उन फैसलों से एग्रीमेंट या एग्री नहीं, इत्तेफाक नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप माजी में देख लें, जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त भी मरकज से जो है मुस्तफी होना, पंजाब के पी हुकूमत गिराना, और इसके बाद अगर आप आजकल देख लें तो एक वक्त था जब मुलाकातें भी हो रही थी और वकला भी मिल रहे थे, फैमिली भी मिल रही थी, डॉक्टर्स भी एग्जामिन कर रहे थे। तीन दफा जो है वो रिलीज के लिए सेटलमेंट भी तकरीबन होते होते रह गई थी। वो सारी चीजें दरी की दरी रह गई, और अब बात जो है इस हद तक आ गई है कि वो कहते हैं कि मुलाकात पे भी हम आपको अलल ऐलान नो कहते हैं। जहाँ तक -1 का फार्मूले का ताल्लुक है, जो पीटीआई को मैं समझता हूँ, उसमें ये नामुमकिन है कि खान को निकाल दिया जाए। खान अगर नहीं रहते पीटीआई नहीं रहेगी। ये बंदी है और ये जुड़ी है खान की जात के साथ। इस पार्टी में जितनी ज्यादा अकीदत और शख्सियत परस्ती और खान की जो 26 या 30 साल की जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो एतराफ है, जो लगाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई खान की तशबीह अल्ताफ हुसैन साहब से कराएं। और ये अगर कोशिश भी होगी तो दूसरी पार्टी पे भी जो बात कर रहे हैं कि जी उस पर पाबंदी लगा देंगे, पार्टी तो है ही नहीं कानून की नजर में, इलेक्शन कमीशन की नजर में, तो कोई पार्टी बाय द नेम ऑफ पीटीआई जो है वो वजूद नहीं रखती है, तो किस चीज पे वो पाबंदी लगाएंगे? ज्यादा रिएक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आया, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज में और खसूसन उन तमाम इलाकों में जहाँ अस्करियत पसंदी है, उन इलाकों में एक तहरीक उठी थी, खैबर में उठी थी, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, साउथ वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, मोमन में, पड़चिनार में। वहां लोगों ने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत असला उठा लिया था, और बाजवड़ में सिवाय एक तहसील के बाकी 3 तहसीलों में जो है उन लोगों ने जो है अस्करियत पसंदी के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए थे। खुद में
वो जो, और ये बेसिकली ब्लेसिंग थी फौज के लिए कि जी ये तो एक अनहोनी सी हो गई है। और वो जो है शायद क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का, और इसके बाद जो उनका बयान आया मसाजिद में कुत्तों वाला, जी जी। तो इसके बाद ये शायद उनकी फीलिंग है कि जी वो जो तहरीक है उसको क्योंकि इसके बाद आपने देखा बड़े हमले हुए, करारे हमले हुए, हाँ। और बड़े मतलब ये हैं कि नुकसान पहुंचाया गया अफवाज को भी, सिविलियन को भी। हमले इस्लामाबाद तक बढ़ गए। तो ये वो चीजें हैं जिनका बरमला तो इकरार नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जो खान साहब के ट्वीट्स हैं वो ये जंग जो है अब सियासत से निकल के जातियात पे आई हुई है। अच्छा मरवत साहब, मरवत साहब मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि उनके लोगों की एक -1 नहीं हो सकता, एक अकीदत है खान साहब के साथ, लेकिन आपके ख्याल में जाहिर है उन्हीं के नाम पे जो है वोट लेकर सब आते हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब शायद आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आ रहा है जब उनकी पार्टी के अपने लोग भी जो हैं उनमें भी एक बेचैनी और इस्तराब देखा जा रहा है, और वो भी शायद ये सोचने पर मजबूर हो गए हों कि कब तक खान के इस किस्म के बयानात का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। रीसेंट एग्जाम्पल मैं ये भी दूंगी, जैसे गौहर साहब हैं, वो अगर कोई मफाहमत की बात लिखते भी हैं अपने एक्स पर, कमेंट्स जो है वो ऑफ कर देते हैं, उनको पता है कि आगे जो है वो उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। तो इस किस्म का, और फिर उन्होंने खुद ही बयान दिया कि मैंने रीट्वीट भी नहीं किया, कोई रीट्वीट भी नहीं करता है खान साहब के ट्वीट को। तो लोगों में भी जो है वो ये आपको लगता है कि नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब बस इनफ इज इनफ? देखिए, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जो क़यादत होती है या जो लीडर होता है, बानी होता है, चाहे वो PMLN हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो, उसमें सब में एक कल्चर बड़ा कॉमन है कि अपने वर्करों से या काबिरीन से नो सुनने की जो आदत है वो उनमें नहीं होती है। ये बिल्कुल हकीकत है कि जितने भी फैसले आ रहे हैं अडियाला से, उन पे पार्लिमानी पार्टी में कुल की तनकीद होती है। खुद एमएनएस परेशान हैं कि ये इन फैसलों के पीछे न कोई रीजनिंग होती है, न कोई मंतिक होती है, गालम गलोच से काम दिया जाता है। सोशल मीडिया जो है सूत्र बेमार बनी हुई है, कोई लगाम नहीं डाल रहा है। कमेटियों से इस्तीफा दो, ये करे वो करे, ये इस पे तो अब अलग बात होती है और तनकीद होती है। लेकिन बात है -1 की। अगर बात -1 पे आएगी तो ये लाखों करोड़ों लोग तो माइनस हो सकते हैं, खान माइनस नहीं हो सकता। सही जी। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई सर। ये पहले बताइएगा, इससे आगे आने से पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जब वज़ीर आला थे तो वो खान साहब से मिलने की कोशिश भी करते थे, आते भी थे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे। जब से वो हटे हैं उसके बाद कभी हमने सुना नहीं है कि उन्होंने कोई कोशिश की हो खान साहब से मिलने की। क्या वजह बनी है? सिर्फ वज़ीर आला तक उनका तल्लुक था, उसके बाद पार्टी का, वर्कर का कोई तल्लुक नहीं था? वो नेवर हर्ड कि वो कभी उन्होंने आए हों अडियाला या कोई हुकूमत को रिक्वेस्ट की हो या एप्लीकेशन डाली हो? कोई आपका राब्ता रहता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सर, या वो नाराज हैं? खलाफा साहब नाराज नहीं, दुखी तो जरूर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन खान की खिदमात को अगर एक्नॉलेज नहीं किया गया और जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको निकाला गया, और जो हौर उन तमाम लोगों के साथ हुआ जिन्होंने खान को हक और सच की राह दिखाना चाहिए, इसके बाद लोग बड़े मतलब ये मायूस हो चुके हैं। मेरी आज ही अली अमीन खान गंडापुर से मुलाकात हुई है, अब से कोई 2-2.5 घंटे कबल। इस्लामाबाद में हुई है, पेशावर में हुई है? सॉरी आपकी बात का, पेशावर में, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में में हुई, और उन तफसीली गुफ्तगू हुई मेरी उनसे, और मैं 2 दिन कबल भी उनसे मिला हूँ। और अली अमीन खान जो है वो एक चीज पे हद दर्जा दिल बर्दाश्त है कि 6 अयाम कबल मेरी खान से मुलाकात हुई थी, वो मुझसे इस्तीफा मांग लेता, लेकिन इस तरह जग हंसा न वो थी कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर निकल के कहा कि बानी ने कहा कि इनको हटा दे। अच्छा, तो आप मैं अपनी मिसाल दूं ना, देखिए पहले आपकी मुलाकात क्योंकि हुई तो हम थोड़ा फायदा उठा लेते हैं आपकी मुलाकात का। आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब इस बात पे हाल्ट हैं कि खान साहब ने इस्तीफा लेना था तो 5-6 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे ले लेते इज्जत के साथ, एक एग्जिट में उनको इस्तीफा दे देता। तो ये उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के जरिए अनाउंस करा कि यू थिंक कि वो कहते हैं
कि मुझे बुरा लगा है, अच्छा नहीं लगा, मतलब ये मैं सही समझा उन्होंने ये बात की है? ना तो बुरा, देखिए हर एक को बुरा लगता है ना। आप किसी को निकालते हैं तो कोई रास्ता तो दें। देखिए ये जब तक अली अमीन खान था, अगर आप खुद जरा मैथ्स 2+2 का हिसाब कर लें, जलसे बीते, जलूस बीते, बयानिए बीते, मुलाकातें बीती, अब क्या है? कोई एक चीज है? न बयानी है, न जलसे है, न रैलीज है, न कोई बात करता है, न कोई नेगोशिएशन कर रहा है। कहाँ पे खड़े हो गए? बल्कि अब तो जो तहरीक हकीकी आज़ादी की और मैंडेट की रिकवरी थी वो बाद में खान की रिहाई की बन गई, और अब खान की रिहाई से सुकड़ के ये अब खान से मुलाकात की तहरीक बन गई है। तो लिहाजा देखिए अली अमीन खान का मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, वो अगर चाहते तो बानी के हुक्म को डिफाई कर सकते थे। अच्छा। वो वज़ीर आला आज भी होते अगर उनकी ख्वाहिश होती कि मैंने इमरान खान की हुक्मदूली करनी है, लेकिन किसी ने इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं किया। और जब तक वो वज़ीर आला थे उसके हर बयान पे पीटीआई गालम गलोच करती थी, तो मीडिया जो है उसकी तरफ से गालम गलोच होती थी। और जब से वो हटाए गए हैं तो तब से लेकर आज तक पार्टी 70 डिग्री नीचे गिरी है। लेकिन मुनाफिकत तो ये देखिए कि जो अली अमीन खान की एक बात पे 10 मानी निकाला करते थे, आज ये तक नहीं कहते हैं कि लीडरशिप अडियाला जेल से गायब क्यों थी। अच्छा ये बताइए, वो क्योंकि इस्लामाबाद आए हुए हैं तो कोई खान साहब से मुलाकात करने के लिए आज दिन था और भी लोग गए हुए थे, तो वो अडियाला तक वो भी नहीं गए, तो लगता है नाराजगी तो बड़ी सख्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कोई लगता है ताल्लुक नहीं रखना चाहते। कोई बहुत बड़ा पार्टी में तो हैं, रहेंगे, लेकिन वो जो पहले वाली बात थी, पहले वाली मोहब्बतें, पहले वाली एजिटेशन, पहले वाले वादे वईद, वो लगता है नाराज हो गए क्योंकि मिलने भी नहीं गए। आज मंगल का दिन था, जा सकते थे, चलो और कुछ नहीं, एज ए टोकन के तौर पर उनके साथ बैठ जाते बैठ सड़क पे जहां बाकी भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। बात ये है कि अगर जितना काम उन्होंने किया पार्टी के लिए, खान के लिए, और जितनी वो पार्टी के लिए, पार्टी के मामलात जो है क़यामत पे ला सकते थे, और आते आते 3 दफा रह गए, कोई नहीं कर सकता है। किला जो है निकाला जाना तो एक बात है, लेकिन जो असल है वो है गालम गलोच। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने कभी मतलब यू आर ब्लंट मैन, आई मस्ट से, यू लाइक इट और नॉट, लेकिन बात आप यू आर स्ट्रेट शूटर, आप ग्रे एरिया में नहीं है या ब्लैक एंड वाइट हैं। आपका ख्याल है गालियां कौन पढ़वाते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे? आपने कहा हमें पता था, हम इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, सो वी ऑल नो, ये कौन करता है सर? ये जितनी भी गाली हमें पड़ती है ना, ये फैसले जो है ये डायरेक्ट जो है वो मोहतरमा हलीमा खानम की हिदायत के तहत तो ये सोशल मीडिया है। और बाकायदा आप देखें ना, किसी की मजाल है जो उनके हवाले से बात करें। आप बुशरा बीबी के बारे में लाख बातें करें, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। अच्छा। लेकिन आप जब मोहतरमा का नाम लेते हैं तो पूरा मीडिया जो है वो आप पे आसमान डाल देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, आप हूँ, या जो भी पार्टी के इस तरह के लोग हैं, उनको गाली गलोच जो पड़ती है वो यूट्यूबर्स देते हैं या दीगर लोग, तो अलीमा खान साहब उनको हिदायत देती हैं, ये टारगेट है, इसके खिलाफ करनी है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर? बिल्कुल, हमें कोई इसमें दूसरी, हमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है। वो तो ये अलग मीडिया पे अपनी जो जबान इस्तेमाल करती है वो आपने देखी होगी, तो लिहाजा ये एक तरीका वारदात है कि लोगों को गालियां दो। तो अब गालियां दे के उन्होंने पार्टी का जो है बटा बिछा दिया है, मजीद गालियां दे ताकि रही सही जो हमदर्दियां हैं वो भी खत्म हो जाए। तो खान साहब को आप क्या समझते हैं? खान साहब की एंडोर्समेंट इसमें शामिल नहीं है? उन्हें भी पता होगा, बात पहुंचती होगी उन तक, उन्होंने कभी नहीं मना किया। आप उन्होंने अलीमा खान साहब ने कहा, अलीमा खान साहब पार्टी के इतने अहम लोगों के साबिक वजीर आला हैं, आप उनके, आपने पार्टी रिवाइव की स्टार्ट में, आप तो सारे आके ना वो बन गए हैं, गाँव बस गया है तो सारे आ गए हैं, अपना अपना घर बना लिया साहब ने जी, हमने पार्टी के लिए किया। अब लोगों ने तो देखा, हमने तो देखा हुआ है कि आपने फ्रॉम नो वेयर, फ्रॉम स्क्रैचेस आपने पार्टी खड़ी की थी। खान साहब जेल में थे तो सारा खौफ थे, खौफ ज़्यादा था, सड़क पे क्यों नहीं निकलता था? तो खान साहब को पता नहीं इन तमाम चीज़ों के? अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, आप जैसे लोगों ने ये पार्टी को दोबारा खड़ा किया था, तो गाली पड़ रही है और देने वाली आपके बकौल उनके सिस्टर हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की इजाज़त, ब्लेसिंग के बगैर ये सब कुछ हो रहा है?
देखिए, खान साहब को तो जब उस वक्त भी हमें गालियां पड़ती थी जब खान साहब से हम मिला करते थे, उनको बताते थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद अगर वेटेज दिया जाए तो खान इसके कायल है कि चूंकि सोशल मीडिया ने बड़ी अच्छी कैंपेन लड़ी है और बयानियां ऊपर उठाया है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये लोग डॉलर कमाने के चक्कर में जो है ये कर रहे हैं। किसी ने उनको ये नहीं बताया है कि आपके घर से हिदायत मिलती है। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर साहब के अब क्या फ्यूचर को डिस्कस किया होगा, अब क्या करेंगे, मतलब उनके क्या जहन में है, अब क्या सियासत करेंगे, या दैट वाज मैक्सिमम वजीर आला बन के बस ठीक है अगले एमपीए बन के आराम से वो कहते हैं नीवे नीवे गुजारी जो जो 3 साल बाकी हैं 4 साल हैं इसी तरह गुजारें, या उनके जहन में क्या है अगले मतलब अगली पॉलिटिक्स क्या जहन में है? जब वजीर आला थे ना सर, कुछ जाने की फुर्सत नहीं थी। और मुझे आज बता रहे थे कि मैंने अभी तो नींद मुकम्मल की है। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जी, ये मुनासिब जो है ना, और ये सारी चीजें उस वक्त माना नहीं रखती हैं जब आप किसी को गालियां देते हैं। तो लिहाजा मुझसे ये तवक्को करना कि मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, इन गालियों के होते हुए मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता एक आपको पेशेंगोई आज मैं कर दूं जी प्लीज, कि मैं ये देख रहा हूँ हैसियत एक वकील के कि मुझे अली अमीन खान जो है उसका सियासी फ्यूचर जो है अभी भी बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। हैसियत वकील बात कर रहा हूँ। वो कैसे, जरा जरा इसको एक्सप्लेन करें। बड़ी बात कह दिया आपने, जब चिप्स आर डाउन और वो कहीं पे नजर भी नहीं आते, अंडरग्राउंड इन वे, मैं पॉलिटिकली अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, क्या रीडिंग है आपकी, किन बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरा जो नैरेटिव है वो तो ये है कि हमने पार्टी को उस चुंगल से छुड़ाना है जो तबाही की राह पे इसको गमजन किए हुए है। हमेशा से यही मेरा मौक़िफ़ रहा है। कोई नाराज होता है, कोई खफा होता है। और अगर आप कहते हैं हुकूमत अगर बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो साजिशों पर मबनी और चुगलखोरियों पर मबनी जो हालात पैदा किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि वक्त आने पे शायद कुछ ऐसा मैं दिखा दूं या हो जाए जिसका कोई सोच भी न सके। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी जरा खोल के बात करें, आप भी मैंने कहा आप भी खोल के बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब या लाइक माइंडेड जो बातें होती हैं पार्टी के अंदर, कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, प्रोग्रेसिव ग्रुप बनाया, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी को इनके चुंगल से आज़ाद कराया जाए। अगर चुंगल से तो उस वक्त आज़ाद होगा ना जब आप इमरान खान साहब से मिलेंगे, आप और अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो मिलते नहीं है या वो नहीं मिलते, वो आप उनके जरिए पार्टी को चुंगल से आज़ाद करा सकते, वहां तक तो आपकी एक्सेस नहीं है। ये कह रहा हूँ कि एक वो ग्रुप है जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, ठीक, और एक वो लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस बयानिए का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये जो मनमानियां हो रही हैं और जो हर फैसला तोपा जाता है, नहीं, आप और अली अमीन गंडापुर साहब कोई, आप और अली अमीन गंडापुर साहब की पार्टी बनाना चाहते हैं नई, या इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, कि मेरा जो है, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं जब जरूरत समझूंगा, मैं एक वकील हूँ, हर चीज को समझता हूँ। और अब मेरा ख्याल है कि लोग तंग आ गए हैं, हर फैसला जो है तोपा जाता है, और न कि सिर्फ तोपा जाता है, साथ में अगर थोड़ा इधर उधर करूँ तो गद्दार का जो ये है सीला, वो भी साथ में लगा दिया जाता है। ये मफ्ती खेल साहब, बाज़ई साहब और उमेर नियाज़ी के साथ जो हुआ, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? उनको थोड़ा सा, उनको भी तो जरा देखें। आपने, आपके खिलाफ ज्यादती हुई, आपने बात की, स्टैंड लिया, रिएक्शन आया, यू स्टूड योर ग्राउंड, आप वोकल हुए, हर जगह आपने वन मैन आर्मी के तौर पर हर जगह लड़े, पार्लियामेंट में भी, शोज में भी, ट्विटर, सोशल मीडिया, जब आप पे बात हुई। तो ये 6 लोग जो हैं जिनके पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मैं ये नहीं कह रहा टीवी पे अच्छा बन होगा, मैं अगर पॉलिटिक्स में होता और मेरा लीडर मुझे गद्दार मीर जाफर खुदा ना खास्ता कहता, मैं तो एक मिनट में मारना था, ये रखें जनाब की इज्जत और अपने मुल्क को, कोई को आपको ये कहते कि आप गद्दार हैं,
उससे ज्यादा गाली बड़ी क्या हो सकती है। वो 6-7 लोग तो आराम से मजे से बैठे, चूं नहीं की किसी ने, हम उनको फोन करके बात करने की कोशिश करें वो फोन ही नहीं अटेंड करते। बड़े बड़े ये जो बहादुर हैं, शेर हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त भी हैं, वो तो खुद नहीं बोलते। वो जब खुद नहीं बोलते, जिनको खान साहब ने कहा है गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, फलान है, उनका केस आप लड़ रहे हैं, अपना केस वो लड़ने को तैयार नहीं है, वो तो मीडिया का फोन नहीं उठाने को तैयार। अब उनकी कैसे बात करेंगे, कौन सी बहादुरी, किधर के हमलाई के, वो तो कुछ नहीं है सर। 6-7 जिनका नाम बता रहे हैं आप। अच्छा मेरे दोस्त है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं उनमें 2-3, मैंने वैसे ही फोन किया उनसे पूछने के लिए कि हुआ क्या है, वो मेरी कॉल तक नहीं ले रहे डर के मारे। तो वो क्या लड़ेंगे, क्या बगावत करेंगे, और क्या खान साहब से पार्टी छुड़वाएंगे सर आप लोग? आप तो मेरे ख्याल वन मैन आर्मी अकेले हैं, आपकी बात में मान ले तो बाकी तो पीछे कोई नहीं है। मैं बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खान के हुक्म की डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि शायद लोगों को एहसास नहीं है कि ये उनकी अपनी दस्तरस में है कि उन बयानियों को या उन फैसलों की नोक पलक दुरुस्त करें। सिर्फ खड़ा होने की देर है, सर ये बताएं, मैं सॉरी होने की देर है। आई हेट टू इंटरप्ट, आप बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। जब ये 6 MNA हैं, 7 जो MNA हैं, बड़ा नाम है, एक सेनेटर भी हैं, अगर ये खड़े होने की अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर खुदा ना खासा बगावत करें, कम अज कम सामने आके कोई बात तो करते, कोई बताते कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ। ऐसे आपने बात नहीं की, आपको ठीक है बैकलैश है, चीजें भी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका MNA नहीं खड़ा हो सकता, वो बात नहीं कर सकता, तो बाकी कौन पार्टी में बात करेगा? कौन आपका फॉलोअर, कोई वोटर, आम आदमी कहेगा नहीं जी बड़ी जातियां हो रही पार्टी के अंदर? आपके MNA से बात करने को तैयार नहीं, जिन पे इतने बड़े इल्जाम लग गए, मीर जाफिर, मीर सादिक, सारी उम्र इनके बच्चे वजाहतें देते रहेंगे सर। क्या आपके अब्बा हजूर को, दादा नाने को ये कहा गया था? इनको तो अब सामने आना चाहिए। एटलीस्ट मेरा होता, मैं तो जरूर खड़े होके इसको 2 हर्फ पढ़ के छोड़ के चला जाता कि अगर मेरे लीडर ये कहते हैं मेरे बारे। कोई भी अगर हमें या मुझे जाफर कहता है या कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को मैं जूती की नोक पे। सर ये इमरान खान साहब की बात हो रही, कोई नहीं कह रहा, कोई ABCD होता है, ये गरीब ऐसा इल्जाम कोई भी मुझ पे लगा दे, कोई भी लगा दे जो इस रुई जमीन पे पैदा हुआ हो। ये क्या बात हुई कि कोई किसी को मैं क्यों ये हक दूं कि वो मेरी तौहीन करे? किसी को हक ही हासिल नहीं है। अगर मुझे मेरी मेहनत, मेरी खिदमत, मेरी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकता है तो किसको मेरे हक क्यों दूं, चाहे वो मेरा लीडर क्यों न हो। और दूसरी बात ये है, सिर्फ इतनी बात मैं करूंगा, जब एक दफा आपकी इज्जत नफस, आपकी रिस्पेक्ट, आपके खानदान को की जगनसारी हो जाती है और सारे आलम के सामने आपको गालियां दे दी जाती है, इसके बाद रह क्या जाता है? वेरी ट्रू। किसी का क्या इस्तेकाक रह जाता है? मैं सिर्फ एक बात करूंगा आखिर में, मैं वो करता हूँ जो मेरा मन चाहता है कि ये पार्टी के लिए और खान के लिए दुरुस्त है। अभी तक खान के साथ नेकी करने को मन करता है, जी करता है तो हूँ। और 1 हफ्ता 10 दिन के बाद शायद मैं कोई अपने लिए कोई ऐसा फैसला करूं जो सरप्राइज हो। आप क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले की? कोई खान साहब की अगर कोई थोड़ा सा हिंट ड्रॉप करें, कोई पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने जा रहे? शमूलियत के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने उस नैरेटिव को जो मेरा है, जो इस इंतशारी और ये चुगलखोर टोला जो है, इसके मनाफी जो मैं आज तक मुसलसल बात करता आया हूँ, इनको एक तमांचा रसीद करने का मेरा मूड हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द रसीद करूंगा। मरवत साहब ये बताएं, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं अभी सुन रही थी एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ था बड़ा, कि आप अक्सर शिकायत करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ पार्टी में, क्या नहीं हुआ, लेकिन मेहरबानो कुरैशी ने कहा आप तो मफादात के लिए जो है वो आए थे पार्टी में, आप तो पार्टी से पहले कुछ भी नहीं थे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 9 मई के बाद जो है वो आप ज़्यादा जो है वो नज़र आने लगे। जाहिर है आपने बड़ी सपोर्ट भी दी उसके बाद, जब जैसा कि आप कहते हैं कि सब लोग अंदर थे, कोई निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी के लिए आप मफादात में जो है, मफादात के लिए आप आए और फिर जो है वो आप साइड पे हो गए। उसके बाद आपने जो है वो तो उनके भाई ज़ैन कुरैशी पे बगैर किसी एविडेंस के इल्ज़ाम भी लगा दिया, जबकि उनके वालिद साहब की तो काफ़ी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये कौन क्या होता है और क्या नहीं होता है ये तो वक्त और हालात बताते हैं। 9 मई से पहले बहुत सारे गवर्नर, वजीर आला, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, जो लोग लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पीटीआई से मुस्तफीद हुए थे, तो वो क्या थे और क्या
उन्होंने अपने आप को साबित किया, ये तो वक्त ने बता दिया। और मैं क्या था और क्या नहीं था वो भी मैंने 9 मई के बाद साबित किया। मैंने तो अपना वो 36वें तरमीम पे नहीं बेचा, न मैं मीडिया से मुंह छुपाता फिरा, न मैं पाकिस्तान से भागा, न मैं उन लोगों में से था जिनको पार्टी ने शौकात नोटिस जारी किए जमीर बेचने पे। तो लिहाजा कोई किसी का बेटा होने की वजह से पार्टी में रह जाता है, ये भी मुनाफिकत की आला मिसाल है, दोगलेपन की आला मिसाल है। और जो ब्रिगेडियर गुमन है और जो दीगर है, रामे साहब है, उनका क्या कसूर है? उनको आपने ले लिया, शाह महमूद साहब का बेटा है, और ये जो दीगरान है उनको आप पार्टी का हिस्सा तस्वुर नहीं करते हैं। मफ्ती खेल साहब और बागई साहब, इनकी कुर्बानियों का मुझे इल्म है। और उमेर नियाजी एनडीयू में गए तो आप कहते हैं ये मीर जाफर है। तो भाई ये जबान जो है ना, ये अल्लाह ने इसलिए नहीं दी होती है कि अपनी साथियों पे हर वक्त रकीक हमले करो। तो लिहाजा मैं क्या था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि मैं बहुत कुछ था। और जो बहुत कुछ थे वो कुछ भी साबित न हुए, ये वक्त की शहादत है। नहीं, आपने अभी कहा कि आप बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। क्या मतलब व्हाट कुड बी द सरप्राइज? कोई सख्त जवाब देंगे? मैं सोच रहा हूँ मैं अब खामोश तमाशाई तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। हर वक्त हमले, हर वक्त गालियां, हर वक्त पार्टी को नुकसान, हर वक्त जो है ऐसे बयानी है जो जाके इनको बंगरी पे खड़ा कर दिया। तो लिहाजा मेरी सोच ये है कि मुझे अपने पार्टी के लिए कुछ करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 8-10 दिन में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। आप समझते नहीं है लास्टली के हो सकता है आपके मुखालफिन की ये स्ट्रेटजी हो कि आपको गुस्सा दिला दिला के उन्होंने कहा हमारा पख्तून भाई है और नहीं डजंट बिलीव इन वेल लेफ्ट, हर बात पे ये ज़रूर रिएक्शन करते हैं, लिहाजा उन्होंने आपके मिजाज के मुताबिक आपको गुस्सा दिला दिला के इस स्टेज पे ले आए कि खान साहब कोई ना कोई आखिर पे कोई ऐसा फैसला करें जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हें हो। जस्ट माई व्यू। ये वक्त साबित करेगा कि किसके फैसले पार्टी के लिए फायदेमंद है और किसके फैसले जो है नुकसानदेह। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कोई फैसला इस तरह का अनाउंस करने लगे तो आपको तो हम सहाफ़ियों को लालच होती है, तो फिर हमारे शो में ही बैठ के सारा सबसे बड़ा काम का है, इंशाल्लाह आप ही की शो से अनाउंस करूंगा। बस डन हो गया। ये वादा याद रखिएगा, क्लिप हम संभाल के रख रहे हैं, हमें टीवी पे टिकर चलते हुए नजर आए तो भाईजान लड़ाई होगी आपसे। ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया महमद साहब। शेर अफजल महमद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में जो है वो इन्होंने बात की पीटीआई के हालात के हवाले से, किस तरफ जारी है, पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, उस हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन। फिर ब्रेक के बाद जो है वो, क्योंकि क्लासा साहब मौजूद थे सेनेट की आईटी कमेटी में और एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ, उसमें काफ़ी सारी जो है वो इंकशाफात हुए, उस हवाले से क्लासा साहब से ही जो है वो डिटेल्स जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं सेनेट की आईटी कमेटी के अहम इजलास के हवाले से। कुछ अहम इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए, जैसे कि मोबाइल कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान जो हैं उनको कितना मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है, उसका भी जो है वो इंकशाफ किया गया। इसके अलावा कैसे पर्सनल डेटा जो है वो डार्क वेब पे बिकता है, 500 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है सारे पाकिस्तान का डेटा। इस हवाले से भी पलवशा खान जो है सेनेटर, उन्होंने ये इशू उठाया इस इजलास में। क्लासर साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं से जान लेते हैं मजीद डिटेल्स। जी क्लासर साहब। जी, आज मीटिंग थी इसकी आईटी की कमेटी जो उसकी मीटिंग थी सेनेट की, और जो अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें जो शीज़ा फातिमा साहब हैं जो वज़ीर मुमलकत हैं मेरा ख्याल आईटी की, वो खुद आई हुई थी और उन्होंने प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बट इवन दैन शी मेड इट ए पॉइंट, क्योंकि पहले 2-4 दफ़ा वो तनकीद हो चुकी थी, हम भी कर चुके थे, वो कमेटी मेंबर भी कर चुके थे जनाब के वो कमेटी में नहीं आती इजलास में। सो मैंने तो पहली दफ़ा खैर उनको कमेटी में देखा, तो वो आई हुई थी और कुछ क्वेरीज वगैरह थी उन्होंने बड़े अच्छे शीज़ा साहब ने सवालात के जवाब भी दिए। लेकिन असल चीज़ थी जो ब्रेक थ्रू था ना, हालांकि बड़ी डिटेल है इसमें, मैं उसमें ये मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें आज करें या कल करें, क्योंकि 2-2.5 घंटे की मीटिंग्स होते, बहुत कुछ होता है, जैसे मेरे सामने कागज आप देखने पड़े हैं सारे। असल जो ब्रेक थ्रू है ये हुआ है, जो एक बड़ी लंबी बैटल लड़ी है सेनेट की इस कमेटी ने, और इसका पलवशा खान साहब को मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो ये था यहाँ पे ये पीटीसीएल का जो आगे जो फ़ोन कंपनी है इनके मोबाइल फ़ोन जो है यू फ़ोन,
उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये मांग रहे थे, उनके नाम दें और पार्क्स एंड प्रिविलेजेस दें कि जब बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं तो किस किस को क्या कुछ मिलता होता है। अब ये पिछले को तकरीबन कोई साल 6 महीने से लड़ाई चल रही थी। अच्छा, परवेज शाह खान साहबा की, सेनेटर्स की और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि वो इनको वो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा। हर दफ़ा कोई ना कोई बहाने पे किसी और वजह से अच्छा जी दे देंगे, कर लेंगे, फलां हो जाएगा। ये पिछले 6 महीने से ये कैट एंड माउस वाला खेल मैं तो देख भी रहा था, रिपोर्ट भी कर रहे थे और खासा इस पे स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि आपको बोर्ड के नंबर, भाई बोर्ड होता है, आपने उसका नाम देने हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेज देने हैं कि किसको बोर्ड मीटिंग के लिए क्या कुछ मिलता होता है। अच्छा, इसलिए भी पीटीसीएल का थोड़ा सा एक यूनिक सा केस है कि ये वहद एक वो है, एक कारपोरेशन के हैं या कोई हुकूमत के एसेट के हैं जिसको प्राइवेटाइज किया गया था 2006 में जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में। हफीज शेख साहब मेरा ख्याल उस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थे। उस वक्त जो डील हुई थी इनकी वहाँ को, उसके तहत ये 26% शेयर जो है इत्तसलात को गया था और 62% हुकूमत के पास था और 12% मेरा ख्याल आवाम को पब्लिक के लिए दिया गया था। सो लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो उसके इत्तसलात के बाद पास है। अब 2-4 चीजें थी उन्होंने अपने बोर्ड के मेंबर, अच्छा 2 बोर्ड होते हैं, एक पीटीसीएल का बोर्ड है, एक यूफोन का बोर्ड है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूफोन। अभी पीटीसीएल बोर्ड की चीजें आनी है, उसमें भी अलहदा एक कुछ लोग हैं, उनका भी अभी वो उनकी डिटेल अभी आना है। आज की मीटिंग में नहीं दिया, मे भी उन्होंने मांगा है कि अगले हफ्ते दे दें। अब इसमें 2-4 चीजें, एक तो ये है कि जनाब ये जहन में रखने वाली बात है, कितने साल हो गए इसको ये प्राइवेटाइज के, 2006 के बाद अगर आप लें तो मेरा ख्याल है ये आपका कितना अरसा बनता है, 10, 20 को 25 साल जो हो गए। उन्होंने $800 मिलियन देना था, वो आज तक पेमेंट नहीं की इत्तसलात वालों ने, जो पाकिस्तान को। पाकिस्तान दुनिया भर से लोन ले रहा है, कर्जे ले रहा है डॉलर पे, लेकिन वो $800 मिलियन नहीं मिले। रीजन क्या बनी थी कि जनाब ये जो पीटीसीएल की प्रॉपर्टीज है ना, ये हमारे नाम ट्रांसफर होंगी तो हम फिर देते। उन्होंने $800 मिलियन रोक लिया। अच्छा। तो पैसे नहीं दिया, और कब से नहीं दिया, 2006 से नहीं दिए। $800 मिलियन इज हेल ऑफ मनी, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन, जिसके लिए 3-4% पे हमने लोन लिया। सऊदी से लेते हैं, चाइनीज से लेते हैं, यूई से या इवन और मतलब IMF से लेते हैं। हमारा $800 मिलियन उन्होंने रोका, आज तक नहीं दिया। ना इस दौरान 10 हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी उनको नहीं कहा, क्योंकि दुबई में सबकी प्रॉपर्टीज हैं। इसहाक डार साहब के बच्चों का बिजनेस भी वहीं पे, जरदारी साहब के महल भी वहीं पे हैं। आते जाते बाकी लोगों के भी अगर इंटरेस्ट वहीं पे, जरदारी साहब भी दुबई जा रहे हैं, उसको मियाँ साहब भी जाते रहते हैं, फिर इसहाक डार साहब भी जाते रहते हैं। तो फिर कौन, ये पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों का दूसरा कैपिटल जो है वो तो दुबई में है या लंदन था पहले। तो दुबई वालों को कौन कहे, क्योंकि अपने बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सो हमारे मफादात हैं, लिहाजा हमने इसको इग्नोर किया। अपने इनका किसी ने $800 देना होता ना, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, इसहाक डार साहब का, इन्होंने बादशाह, अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने क्या करके उनसे वो $800 भी लेना था और उसके ऊपर सूद भी इन्होंने कवर करवाया, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा है। ठीक है जी, चलता रहे, क्योंकि अपने मफादात है। खैर, आप पता ये चला है इस बोर्ड पे जो मेंबर हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो ये था कि इसके जो मेंबरान हैं उनको एक एक मीटिंग का जो बताया गया है, जो चीज़ें वो जानना चाह रहे थे कमेटी मीटिंग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रजिस्ट कर रही थी, वो 1-2 नाम थे, बल्कि एक ही नाम था, वो है अनुशा रहमान साहबा का। अच्छा। जो सेनेटर है नवाज लीग के, और इस वक्त मरियम नवाज साहबा की वो एडवाइज़र है, मेरा ख्याल मुशीर लगाया गया है। तो वो यहाँ पे पहले मिनिस्टर भी रही हैं, IT की रही हैं 2013 की उसमें हुकूमत में, और अब उसके बाद वो ये सेनेटर भी बनाई गई, दरमियान में वो उनको हटा दिया गया था। शी इज वन ऑफ द सेनेटर्स जो मेंबर हैं इस बोर्ड की, जिस पे सवालात भी हुए हैं इनके जो। अच्छा, फिर इसमें सेक्रेटरी निजकारी हैं, वो भी मेंबर हैं। फिर आपके एडिशनल सेक्रेटरी MAT हैं, वो भी हैं। एक बिजनेसमैन है, वो भी है। 4-5 आपने लगाने थे, हुकूमत ने लगाने थे, और बाकी जो इत्तसलात ने लगाने, टोटल 9 मेंबर हैं इसके। पर्क्स बड़े दिलचस्प है। पर्क्स ये है कि अगर आप एक मीटिंग अटेंड करें, एक मीटिंग का $5000 एक मीटिंग का मिलता है, और पिछले साल में कहते हैं 5 मीटिंग्स हुई हैं, सो एक मेंबर को $25,000 वो मिला है। अच्छा। और प्लस अगर सब कमेटी की मीटिंग हो तो $1,000 उसका मिलता है। उसकी भी 10 कमेटी की मीटिंग हुई है, 10-10 वो, तो $35,000 एक साल में एक मेंबर ने लिया है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी डिटेल उन्होंने खुद मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने दी है साहब पे कि ये लेना एक को। वो अनुशा रहमान साहबा भी ले रही हैं, वो सेक्रेटरी निजकारी कमीशन भी ले रहे हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी वो भी ले रहे हैं। इस पे आज बात की उन्होंने ये सादिया अब्बासी साहब ने। सादिया अब्बासी साहब भी मुझे पसंद है, बड़ी स्ट्रेट शूटर हैं वो। अच्छा। वो भी वो ब्लैक एंड वाइट है, वो ग्रे वाले चक्कर में नहीं पड़ती, वो भी बिल्कुल सीधी बात है। उन्होंने आज बात की, उन्होंने जनाब ये बताएं, ये जो मेंबर लगाए गए थे, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट एवरीबॉडी न्यू दैट अनुशा रहमान साहबा जो लगी हैं, क्या क्राइटेरिया था इसका। अच्छा। फिर खुद ही उन्होंने जवाब दिया सादिया अब्बासी साहब ने। उन्होंने जनाब इसमें क्या क्राइटेरिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, किसी ने कहा, सेक्रेटरी ने कहा वहाँ पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स का फिर क्राइटेरिया, फिर तो मतलब पसंद ना पसंद की बात है, जिसको पसंद करो आप, दिल करे आपको, मुझे किसी को भी बना दो। तो उस पर उन्होंने कहा ये
पलवशा साहब ने उन्होंने कहा ये बताएं कि ये इतनी नजर करम अगर हो रही है, उन्होंने लाइट कमेंट में कहा कि बंदर बांट हो रही है, तो कोई नजर करम कोई हमारे पे भी कर रहे हैं, कोई हमें भी मेंबर बना दें किसी बोर्ड का, 5-10 हज़ार डॉलर एक एक मीटिंग के हम भी कमा लें। हाँ। अच्छा, फिर इस पे उन्होंने कहा सादिया अब्बासी साहबा ने, उन्होंने जनाब कि अगर आपने बैलेंस करना भी है, ये सेनेटर को तो बना दिया आपने बोर्ड में मेंबर पे रख दिया, एक सियासतदान एक है, क्योंकि कौमी असम्बली से भी ले लेते किसी को, वहां से भी एक मेंबर ले लेना चाहिए था, क्योंकि आपने अनुशा रहमान साहब जो वहां पे बनाए, तो ये वहां पे चीजें। और इतनी देर में उन्होंने डॉक्टर अफनानुल्लाह ने एक और बात की, वो सेनेटर है नवाज लीग के, उन्होंने ये कहा कि जनाब कि मैं ऐसी एक खतून अफसर को जानता हूँ दबंग, जो 5 बोर्ड्स की मेंबर हैं। अच्छा। और बड़े लिक्विडेटिव बड़े बड़े बोर्ड हैं। बड़े बड़े बोर्ड का मतलब ये है कि 8-8 10-10 लाख रुपए एक एक मीटिंग के वो लेते हैं। तो सादिया उन्होंने कहा लेकिन मैं डर के मारे नाम नहीं बता सकता। अच्छा। तो अफनानुल्लाह साहब जो बड़े तगड़े और बड़े अग्रेसिव और वेरी एक अच्छे इंटेलिजेंट एक सेनेटर हैं, अगर वो डर गए हैं तो अंदाजा किया जा सकता है। उन्होंने कहा ताकतवर खातून है। ताकतवर, मैं बैठा था पीछे बैठा सुन रहा था, मैं आई विटनेस हूँ, मेरे सामने सारी गुफ्तगू है, सारे उसमें है। अगर अफनानुल्लाह साहब जैसा बंदा भी डर गया है तो फिर देख लें कितनी बड़ी ताकतवर होगी, मतलब कितनी ताकतवर होगी। तो वहां पे ये चीजें हुई हैं। प्लस ये है कि अब इस पे जो सवाल उठता है वो ये है, क्या ये बोर्ड मेंबरों को $1 में सैलरी दी जा रही है? और कहा जाता है अक्सर मीटिंग दुबई में होती है, आई हैव बीन टोल्ड, यहाँ से आने जाने का खर्चा ये वो सारा, ये सारा वो कहते हैं हुकूमत का 62% शेयर है। अच्छा। पब्लिक का 12% है, तो ये तकरीबन आपका 75-74% तो हुकूमत का है। तो जो $1 में इनको सैलरी मिल रही है, पार्क्स प्रिविलेज, ट्रैवल अलाउंस, बला बला सब कुछ मिल रहा है। कभी इन्होंने अपने बोर्ड पे बैठ के ये बातें कही हैं कि भाई साहब आपने हमारा $800 मिलियन देना है, वो पैसे तो दें। 19 साल से नहीं दिया, 19 साल से आपने पैसे नहीं दिए। कभी इनमें से किसी ने ये इशू उठाया है जो $5-5 हज़ार एक मीटिंग का जेब में डाल के आते हैं? तो ये किसी ने उठाया है, कभी बात की है बड़ी, उसमें और भी बहुत सारी लंबी बातें हुई, हम इसको कल कर लेंगे। लास्टली कहने का मतलब ये है कि जनाब कि इसी वजह से मुझे जो लगता है कि अनुशा रहमान साहबा का नाम सामने ना लाने के लिए 6 महीने साल तक इस लिस्ट को रेजिस्ट किया गया है कि ये लिस्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनुशा रहमान साहबा इज वेरी क्लोज टू द रूलिंग एलीट। वो बड़ी मतलब वो जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हूँ या अब मरियम साहब ने, इसमें कोई शक नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन मुझे नाम अवॉइड करने के लिए मुझे ये लगता है, मेरी गैस ये है कि अनुशा रहमान साहबा जो है उन्होंने ये किया है। तो बहरहाल नहीं, गैस तो आपका सही है, 2+2 जो है वो बात। अच्छा, लेकिन इसमें सादिया अब्बासी साहब ने कहा ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कि जनाब हमें फलां लॉ मिनिस्टर ने बताया था या पता नहीं किसने कि वो तनख्वाहें इधर से भी ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं, और उस पर डबल चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। वो सरकारी अफसर हैं, उन्होंने हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, या उन्होंने जाके वो $1 में जब सैलरी मिलती है तो मुंह भी बंद रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों मर्जी के फैसले होते हैं। तो लास्टली अफनानुल्लाह से किसी ने पूछा कि साल का एक मेंबर कितना कमा रहा है, उन्होंने बैठ के कैलकुलेशन में उसमें करके कहते मेरा ख्याल है 5-5 करोड़ रुपया वो मतलब एक बोर्ड की तरफ से मिल रहा है। अब ये कैलकुलेशन उन्होंने बैठ के की है, बता दिया कि एक जो पेपरों में लिखा है, मुझे ये समझ है कि कोई तकरीबन कोई $35,000 तो इसमें नजर आ रहा है सीधा सीधा एक मेंबर को। उन्होंने बैठ के कैलकुलेशन की है कि 5-5 करोड़ में एक मेंबर पड़ रहा है। 9.45 मतलब $500 बिलियन रुपीज एक साल में अलाउंसेस का जा रहा है या मीटिंग अटेंड करने का। इफ वी गो बाई द कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर अफनानुल्लाह, इसके जाएं तो 35 को दे दें, जरा 9 के साथ जरा दे दें, मेरी मैथ वीक है, तो ये मेरा $1-1.5 लाख जाके बनता है, कोई $1.5-2 लाख बनता है। सही जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।